जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से कराई जा रही है। तो एक बार चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख ले दोस्तों। उसके बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी मेरे साथ जुड़े रहें, यानी 3 साल कंटिन्यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। एग्ज़ाम 2024, एग्ज़ाम 2025 और ये जो क्लास है साथियों 2026-2027 के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, चले इसमें मैं बात करूं क्वेश्चन पेपर, यानी जो पेपर का नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का वैचारिक ढांचा या फिर शिक्षा का संकल्पीय रूपरेखा आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो पेपर का नाम है वो एडमिट कार्ड मिलता है आपको कॉलेज से। ठीक है, प्रवेश पत्र। तो यहाँ पर आपके क्या होता है, प्रवेश पत्र पर आपके क्वेश्चन पेपर का नाम लिखा रहता है और इसके आगे डेट लिखा रहता है कि इसका एग्ज़ाम कब है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चले, ये मॉडल पेपर 2 है साथियों और क्लास भी 2 है। इसके पहले एक मॉडल पेपर मैंने करा दिया है, तो इस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, उसमें जब आप जाएंगे तो उसमें आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे, लिखित और ऑब्जेक्टिव। और सिलेबस भी मैंने आपका डिस्कस किया है, तो आप लोग सिलेबस भी देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है उसका पेपर कोड है EDUBA 101। ठीक है, आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है इसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं शिक्षा शास्त्र के, उनको 2 पेपर देना पड़ेगा बाबू। ठीक है, ध्यान रखेंगे। EDU 101 और EDUBA 102। ठीक है, EDUBA 101, EDUBA 102। ठीक है, चलें। अच्छा, जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा मेरे साथ कि जो ये 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ये आपके इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ पूरे होते हैं। ठीक है, चलें। आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, चाहे आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या इस यूनिवर्सिटी से संबंधित पढ़ रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस क्लास को बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलें। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया साथियों, निम्न में से कौन शिक्षा का अनौपचारिक साधन है? तो शिक्षा का देखिए, जो बीएड कॉलेज होते हैं निरक्षर महिलाओं हेतु रात्रिकालीन शिक्षा व्यवस्था है और मेडिकल कॉलेज है, ये शिक्षा के औपचारिक साधन होते हैं। और अनौपचारिक साधन, ये परिवार जो है अनौपचारिक साधन है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर की पॉइंट दिया गया है, इससे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। देखें, परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। परिवार को बच्चे की पहली पाठशाला और माता को बच्चे का पहला गुरु कहा जाता है। अनौपचारिक शिक्षा के कुछ और साधन ये रहे, क्या क्या है भैया? देखिए, समुदाय अनौपचारिक साधन है, मित्र मंडली, धर्म, समाज, खेल का मैदान, प्रकृति, नेहरू खेल केंद्र, कारखानों में प्रशिक्षण केंद्र, सार्वजनिक पुस्तकालय, पत्राचार शिक्षा के केंद्र, ये सभी क्या है? ये शिक्षा के अनौपचारिक साधन है। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या पूछा गया है, किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है कि ज्ञान ही शक्ति है? तो जो फ्रांसिस बेकन है इन्होंने कहा था कि ज्ञान ही शक्ति है, इन्हीं का स्टेटमेंट है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो ध्यान रखेंगे, आपको बुक से रिलेटेड और स्टेटमेंट से रिलेटेड, यानी किसने कहा था, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, ज्ञान ही शक्ति है वाक्यांश का श्रेय फ्रांसिस बेकन को दिया जाता है। यह वाक्यांश उनके 1597 में प्रकाशित हुए मेडिटेशनेस सैक्रे में मिलता है। लैटिन भाषा में इसे साइंटिया पोटेंसिया एस्ट कहते हैं। ठीक है, चलें आगे। ध्यान रखेंगे, फ्रांसिस बेकन का मानना था कि ज्ञान होना और उसे साझा करना प्रतिष्ठा और प्रभाव की आधारशिला है। तीसरा प्रश्न है आपका, शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण है। ठीक है, शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण इन चारों में से क्या है? विद्यालय, राज्य, धर्म या प्रौढ़ शिक्षा। तो इसमें साथियों जो आपका राज्य है यह क्या है? अनौपचारिक अभिकरण है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा गया है, निरौपचारिक शिक्षा समाहित करती है नियोजन को और लचीलेपन दोनों को, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए और बी दोनों। माता जी के भजन चल रहे हैं तो थोड़ा आप लोग मैनेज करेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए जिम्मेदारी ये भी है कि नवंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम है, मुझे सिलेबस ख़त्म करना है, तो थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। मैं इसके लिए सॉरी आप सभी लोगों को बोलता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा मैनेज करेंगे आप लोग, ठीक है। थोड़ा भजन वगैरह चला है तो 9 दिन चलेगा, 12 तारीख को दशहरा है, तो इसी के बीच में थोड़ा सा मैनेज करना है बस, ठीक है। चले, 6वां प्रश्न आपका पूछा गया है, निरौपचारिक शिक्षा का साधन है दूरदर्शन है, परिवार है, मुक्त विश्वविद्यालय है या फिर विद्यालय है। निरौपचारिक शिक्षा, तो साथियों जो आपका निरौपचारिक शिक्षा है ये मुक्त विश्वविद्यालय क्या है, निरौपचारिक शिक्षा है। अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया, ठीक है। दूरदर्शन, परिवार, विद्यालय ये क्या है, ये सभी आपके निरौपचारिक शिक्षा के साधन नहीं है, ठीक है। ये निरौपचारिक शिक्षा का साधन क्या है, मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 7 आपका क्या है, अवकाश के समय के सदुपयोग के लिए दी गई शिक्षा सहायक है। तो अतिरिक्त शक्ति के उपयोग में, आंतरिक शक्तियों के विकास में, आत्माभिव्यक्ति में, ये इन सभी में, ठीक है, इन सभी में अवकाश के समय के सदुपयोग के लिए शिक्षा सहायक होता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए ये सभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान रखेंगे। और इसमें पिछले साल जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें भी ये प्रश्न सारे पूछे गए थे, ठीक है। ये सारे प्रश्न जो है पिछले साल भी पूछे गए थे। यहाँ से मतलब जो 20 प्रश्न है ये कंटिन्यू आपके 2024 में जो पूछे गए थे ये सारे प्रश्न हैं, उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो है, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये आपकी जिम्मेदारी है साथियों कि आप इस क्लास को आगे ज़रूर व्हाट्सएप पर सेंड करिएगा अपने दोस्तों को, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ने का प्रयास जरूर करें, ठीक है। चलें, ज़्यादा बात न करते हुए स्टार्ट करते हैं। 8वां प्रश्न है, अवकाश के समय का सदुपयोग बढ़ावा देता है। तो जो छुट्टियों का समय होता है उसका सदुपयोग का क्या बढ़ावा मिलता है, शारीरिक विकास को बढ़ावा मिलता है, हस्त कौशल के विकास को बढ़ावा मिलता है, रचनात्मकता के विकास को भी बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय एकता का आधार क्या नहीं है, स्वार्थपरता, प्रजातीय एकता, धार्मिक एकता या फिर भाषा की एकता। राष्ट्रीय एकता का आधार क्या नहीं है, तो स्वार्थपरता जो है राष्ट्रीय एकता का आधार नहीं है, ठीक है। कोई भी अगर आप भी अपने स्वार्थ के लिए केवल रहेंगे तो आपसे कोई दोस्ती भी नहीं रखेगा, ठीक है। तो अपना स्वार्थ ना देखते हुए दूसरों को भी मदद करना चाहिए। तो राष्ट्रीय एकता का आधार नहीं है स्वार्थपरता, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 10 है आपका, विद्या विहीन नरः पशु समाना, यह कथन किसका है। यह कथन भर्तृहरि का है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब की पॉइंट देखिएगा, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। विद्या विहीन नरः पशु समाना, यह कथन प्रसिद्ध संस्कृत नीतिकार भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक से लिया गया है। इसका अर्थ क्या है भैया, इसका अर्थ जो यहाँ पर लिखा गया है संस्कृत में, विद्या विनीह नर पशु समाना, इसका अर्थ होता है विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान होता है, ठीक है। यदि आपके पास एजुकेशन है तो आपको समाज में भी इज्जत मिलेगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, राष्ट्रीय एकता में क्या बाधक तत्व नहीं है। राष्ट्रीय एकता में देखिए जो भौगोलिक स्थिति होती है यह राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है, बाकी प्रांतीयता है, यानी ये मेरी सीमा है ये तुम्हारी सीमा है, ठीक है। सांप्रदायिकता, आप लोग जान रहे हैं सांप्रदायिकता क्या होता है, पत्थर चलाते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, ठीक है, गाड़ियाँ जला देते हैं। अच्छा, धर्म एवं जाति के ये सभी क्या है, राष्ट्रीय एकता में ये सभी बाधक तत्व होते हैं, भौगोलिक स्थिति बाधक तत्व नहीं है, ठीक है। चले, देखिए जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठेगा, जब आप कोई प्रश्न नहीं आ रहा हो तो उसे गहराई से जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा और आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। चलें, बाकी तो मैं आपके लिए मेहनत कर ही रहा हूँ। प्रश्न नंबर 12 है आपका, खाली समय के सदुपयोग हेतु हमें क्या करना चाहिए। यदि आप खाली समय में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो सोना चाहिए, घूमना चाहिए या फिर बात करना चाहिए या कुछ उपयोगी काम करना चाहिए। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है, कुछ उपयोगी काम करना चाहिए, ठीक है। चलें, 13 नंबर प्रश्न आपका क्या है, शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण का आधार व्यक्ति और समाज ये दोनों होते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 14 साथियों, जीवन के लिए तैयारी ही शिक्षा है, यह कथन है। तो यह कथन है
टीपी नन का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलें, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। आधुनिक शिक्षा प्रणाली है बाल केंद्रित है, पाठ्यक्रम केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है या विद्यालय केंद्रित है? आधुनिक जो प्रेजेंट टाइम में शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। चलिए, प्रश्न नंबर 16 क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत वास्तविकता का सिद्धांत है, जीवन से संबंध का सिद्धांत है, रचनात्मक उपलब्धि का सिद्धांत है। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है? जो अभी आप पढ़ रहे हैं पाठ्यक्रम, ये आपके पाठ्यक्रम में है। ठीक है सर जी, तो आपके पाठ्यक्रम के निर्माण का सिद्धांत क्या है? तो वास्तविकता का सिद्धांत है, आपके जीवन को सुचारू रूप से चलने के लिए, आपको अच्छे से जीवन में सफल होने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए। ठीक है, रचनात्मक उपलब्धियों का सिद्धांत है ये सभी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया साथियों, ध्यान रखेंगे, पाठचर्या में क्या सम्मिलित नहीं है? देखिए, पाठचर्या में विषय वस्तु, वाद विवाद, प्रतियोगिता और खेल ये शामिल होते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं ये एक अलग विषय है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 17 का। चलिए, प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन पाठचर्या के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, गृह कार्य केंद्रित जो पाठचर्या होती है ये आपके पाठचर्या प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अध्यापक केंद्रित पाठचर्या, विषय केंद्रित पाठचर्या और बाल केंद्रित पाठचर्या ये आपके पाठचर्या के प्रकार हैं, लेकिन गृह कार्य केंद्रित पाठचर्या या आपकी पाठचर्या प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 क्या है? शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है तत्व मीमांसा द्वारा, ज्ञान मीमांसा द्वारा, मूल्य मीमांसा द्वारा या तत्व मीमांसा एवं ज्ञान मीमांसा से? बताइए। बिल्कुल, डी ऑप्शन आपका राइट है। तत्व मीमांसा एवं ज्ञान मीमांसा से आपके शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया साथियों, पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए की संतुति किसने की थी? तो इसकी संतुति की थी शिक्षा आयोग ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा गया है, उपयोगिता, रचनात्मकता तथा लचीलेपन का सिद्धांत संबंधित है। यह सिद्धांत जो है साथियों पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 है आपका, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम आधारित है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम जो होता है साथियों मनोवैज्ञानिक विचारधारा पर आधारित होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 है, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? अग्रदर्शिता का सिद्धांत है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 क्या भैया आपका, बेसिक शिक्षा प्रणाली उदाहरण है। किसका उदाहरण है भैया? तो यह एक हस्तकला केंद्रित पाठ्यक्रम का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 25 पूछा गया है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यह शिक्षा का संकीर्ण अर्थ है, प्रत्यक्ष अर्थ है, व्यापक अर्थ है या वास्तविक अर्थ है? तो शिक्षा जो है जीवन का पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह एक व्यापक अर्थ है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। मतलब आप समझ रहे हैं शिक्षा जीवन का पर्यंत, यानी जब तक आप जीवित रहेंगे कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्या है? व्यापक अर्थ है एक। प्रश्न नंबर 26 है आपका, बालक की प्रथम पाठशाला है। बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, वर्तमान संविधान कितने भागों में विभाजित है? वर्तमान संविधान 25 भागों में विभाजित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में फिलहाल 25 भाग हैं। पहले संविधान में 22 भाग थे, लेकिन संशोधनों के जरिए इसमें 3 नए भाग जोड़ दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया है, वर्तमान भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियों का प्रावधान है? तो 12 अनुसूचियों का प्रावधान है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 29 पूछा गया है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ की पॉइंट देखिएगा, अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा।
भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान हॉल में हुई थी। अच्छा, कहाँ हुआ था? अच्छा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है कि भारतीय संविधान की पहली बैठक कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। ठीक है, इस हॉल को अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 30 है आपका, संविधान सभा की पहली बैठक में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल 207 थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा गया है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 क्या है आपका, संविधान सभा में दूसरी बैठक के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में दूसरी बैठक के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। देखिए, भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है सर जी, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वहीं संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आपके एग्जाम में ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 33 है आपका, संविधान सभा में पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? जवाहरलाल नेहरू के, भीमराव अम्बेडकर के, राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? अभी मैंने आपको बताया है, बताइए संविधान सभा की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? बिल्कुल डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 है आपका, अनुच्छेद 21 में जिसका वर्णन है, अनुच्छेद 21 में दोस्तों किसका वर्णन है? जीवित रहने का अधिकार है हमें। डी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी, जीवित रहने का अधिकार क्या है? अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ठीक है, यह मौलिक अधिकार हर नागरिक, हर व्यक्ति और विदेशी को समान रूप से उपलब्ध है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 35 है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 24 से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे मौलिक अधिकार लिए गए हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा गया है, भारतीय संविधान में वर्तमान मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? हमारे वर्तमान में मूल अधिकार 6 हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सर जी, हमारे मूल अधिकार 6 हैं, क्या क्या हमारा मूल अधिकार है? देखें, आपका मूल अधिकार क्या क्या है? आपको समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, आपके 6 मूल आपके अधिकार हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 38 आपका, 44वें संविधान के द्वारा किस मूल अधिकार को हटाया गया? तो ये संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 44वें संविधान के द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 क्या है, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानूनी अधिकार दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 300A में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 40 आपको पूछा गया साथियों, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में संबंधित है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 41 है, संविधान के अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया? तो 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार जोड़ा गया था। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 है दोस्तों, संविधान के पहले संशोधन का संबंध है, किससे संबंध है? भाषण तथा अभिव्यक्ति की आज़ादी से। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 आपका पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह कहा जा सकता है कि
राज्य कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की शैक्षिक तथा आर्थिक उन्नति को विशेष रूप से प्रोत्साहन करेगा। तो यह अनुच्छेद 46 के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 आपका क्या है? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर कब किया गया था? तो यह किया गया था 1946 में, 1946 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब कैबिनेट मिशन से आपके एग्जाम में कई सारे प्रश्न आते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा आपको बता देते हैं। देखें, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन की शुरुआत की थी। आपके एग्जाम में पूछता है कैबिनेट मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1946 में। ठीक है सर। अच्छा, किसने करी थी? क्लेमेंट एटली ने करी थी। अच्छा सर जी, क्लेमेंट एटली कहाँ, किस देश के थे? तो ये यूनाइटेड यूके के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चले। अच्छा, जो कैबिनेट मिशन है इसका मकसद क्या था? ब्रिटिश सरकार के पास मौजूद शक्तियों को भारतीय सरकार को हस्तांतरित करना। ठीक है। अच्छा, जो कैबिनेट मिशन है इसका मकसद क्या है? भारत की एकता को मजबूत करना और देश को आज़ादी दिलाने में मदद करना। ठीक है। देखिए, कैबिनेट मिशन ने सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच सत्ता साझेदारी की योजना बनाई थी। अच्छा, जो कैबिनेट मिशन है इसने 3 स्तरीय प्रशासनिक संरचना का प्रस्ताव भी रखा था। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 45 से साथियों, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 46 है आपका, पाठ्यक्रम निर्माण का आधार है। पाठ्यक्रम निर्माण का आधार है दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार और सामाजिक तथा वैज्ञानिक आधार। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 47 है साथियों, पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो देखिए, आर्थिक संपन्नता का सिद्धांत जो है पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या में संबंध का वर्णन करता है? तो पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या की अपेक्षा अधिक संकुचित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा गया है, पाठ्यचर्या निर्माण का कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो देखिए, पृथकता का जो सिद्धांत है ये पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 आपका पूछा गया है, पाठ्यचर्या के अंतर्गत वे समस्त क्रियाएं आती हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षालय प्रयोग में लाता है। कहा गया है कनिंघम द्वारा, मुनरो द्वारा, रूसो के द्वारा या फ्रोबेल के द्वारा। यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया है? मुनरो के द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 51 पूछा गया है, कौन सा सिद्धांत पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? देखिए, जो स्वानुभूति का सिद्धांत है ये आपके पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। स्वानुभूति का सिद्धांत क्या है सर जी? स्वानुभूति मतलब स्वयं। ठीक है, खुद का सिद्धांत। ठीक है, खुद के अनुभव का सिद्धांत, ध्यान रखेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 52 है आपका, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सर्वांगपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। यह कथन किस विचारक का है? तो यह जो कथन है साथियों पेस्टोलॉजी का विचारक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 53 है, शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा किसका है भैया, बताइए? बिल्कुल हर्बर्ट का है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, हर्बर्ट स्पेंसर का, ध्यान रखेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 54 है आपका, शिक्षा का प्रमुख कार्य नैतिक शिक्षा प्रदान करना है। यह कथन किस विचारक का है? ये जो स्टेटमेंट है साथियों गांधी जी का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए। प्रश्न नंबर 55 है, शिक्षा विद्यार्थी को प्रौढ़ जीवन में उत्तरदायित्वों और विशेष अधिकारों को निभाने योग्य बनाती है। यह कथन किसका है? यह कथन है बीटी भाटिया का। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 56 है साथियों, किसने कहा था, यानी ये स्टेटमेंट किसका है? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा उसकी आत्मा के सर्वोत्तम गुणों को व्यक्त करना है। तो ये जो स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 57 है आपका, शिक्षा के 3 ध्रुव हैं,
देखिए शिक्षा के 3 ध्रुव हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 57 का। प्रश्न नंबर 58 आपका पूछा गया शिक्षा क्या है? तो शिक्षा साथियों, शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 59 आपका संविधान की धारा 21A का संबंध है। 21A का संबंध किससे है? तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 60 है, किसने कहा शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के बहुमुखी एवं सर्वोत्तम विकास से है? तो यह कथन है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, ये गांधी जी के पिताजी थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। साथियों, उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस क्लास को आगे जरूर सेंड करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप 3 साल मेरे साथ जरूर जुड़े रहें। साथियों, जल्दी मिलते हैं आपके मॉडल पेपर 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।